गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स चैप्टर का आज लास्ट एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे और वो है मैनेजर्स कमीशन। तो हम लोग सारे एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी और स्कूल के क्लासेस में भी हमने रिवीजन भी किया है कि किस तरह से एडजस्टमेंट्स को दो जगह लिखा जाता है और जो भी आइटम्स हमको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए होंगे उनको हम सिर्फ एक जगह ही नोट डाउन करेंगे। तो मैनेजर्स कमीशन के बारे में मैंने क्लास में भी ये चीज़ बताया था कि मैनेजर्स कमीशन का जो कैलकुलेशन होगा वो तभी आपका सही होगा जब बाकी सभी एडजस्टमेंट्स को हमने सही तरीके से किया हो। अगर एक भी मिस्टेक पूरे सॉल्यूशन में कहीं पे भी है तो ये एडजस्टमेंट आपका ऑलरेडी गलत ही होगा, ऑलवेज हमेशा गलत होगा। तो हमको बाकी सारे एडजस्टमेंट्स को करेक्टली ही करना पड़ेगा, तभी इस एडजस्टमेंट का को सीखने का कोई फ़ायदा होगा, अदरवाइज इसका कैलकुलेशन आपका हमेशा गलत आएगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि सारे एडजस्टमेंट्स हमको अच्छे से आने चाहिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि मैनेजर कमीशन को कैसे ट्रीट किया जाता है। मैनेजर कमीशन हमेशा नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट किया जाएगा। दैट मीन्स जो भी प्रॉफिट हमारा आ रहा है उसी के ऊपर कैलकुलेशन होती है इसकी। तो अगर वो प्रॉफिट ही गलत आया है तो मैनेजर कमीशन का कैलकुलेशन भी गलत होगा। तो कमीशन को हम दो तरह से कैलकुलेट करेंगे, कमीशन बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग का मतलब है कि जो भी नेट प्रॉफिट आपका आया, फॉर एग्जांपल 1 लाख या 10,000 जो भी आया, उसके लिए अगर आपको 10% कमीशन निकालना है तो उसको आप 10/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। परसेंटेज तो इसी तरह से निकाला जाता है। तो जो भी प्रॉफिट है हमारा उसको 10/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 20% निकालना है 20/100 कर दिया। 5% निकालना है 5/100 कर दिया। लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ है, अगर आफ्टर चार्जिंग लिखा है तो ये हो जाएगा 10/110, 10/110, 5/105, इस तरह से 5/105, 20/120। दैट मीन्स जो फॉर्मूला हमारा हो जाता है वो होता है परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज। जो भी परसेंटेज ऊपर है उसको आप 100 में नीचे ऐड कर दें। थोड़ा सा चेंज है बस कैलकुलेशन के फॉर्मूले में, अदरवाइज और कोई चेंज नहीं है। ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, बिफोर चार्जिंग में 22,000 का 10% निकाला 2200 आ गया, और आफ्टर चार्जिंग में 22,000 इंटू 10/110 किया तो 2000 आ गया। 10 है तो नीचे 110 होगा, 20 है तो 120 हो जाएगा, 5 है तो 105 हो जाएगा, 8 है तो 108 हो जाएगा। तो और कोई बहुत बड़ा उसमें चेंज नहीं है कैलकुलेशन में। तो ये डीके गोयल बुक से मैं क्वेश्चन आपको एक बता रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 11, इसको मैं शेयर भी कर दूंगा ग्रुप पे। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ रामकृष्ण व्यास 31 मार्च 2018, प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग का फॉर्मेट, ये देखिए ट्रेडिंग का फॉर्मेट हमने बनाया, डेट डाला प्रॉपर, उसके बाद बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनेगा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने बनाया, लेफ्ट हैंड पे लाइबिलिटी, राइट हैंड पे एसेट्स। तो इस तरह से पहले आपको फॉर्मेट्स अपने कंप्लीट करने। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट, पीएल में नेट प्रॉफिट आता है, और बैलेंस शीट हमको दोनों साइड टोटल्स बिल्कुल सेम शो करती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए हमको डायरेक्ट इनकम्स और डायरेक्ट एक्सपेंसेस की रिक्वायरमेंट है। पीएल अकाउंट के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स की रिक्वायरमेंट है, और बैलेंस शीट के लिए हमको लाइबिलिटीज एंड असेट्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले आपको कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो डेबिट में देख लेते हैं सबसे पहले क्या आइटम्स हमको दिए जा रहे हैं। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो भी आइटम्स अंदर हैं वो सिर्फ एक जगह जाएंगे और जो बाहर हैं वो दो जगह जाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर देखिए क्या क्या दिया है। प्लांट एंड मशीनरी, ये बैलेंस शीट में जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ये ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फर्नीचर असेट साइड। फ्रेट ऑन परचेजेज, तो परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस है तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। और सेल्स से रिलेटेड है अगर तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड में। बिल्डिंग असेट हो गया। फिर से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये डायरेक्ट हैं, ट्रेडिंग के डेबिट में जाएंगे। फ्यूल एंड पावर, ये हमेशा फैक्ट्री में यूज होता है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे आप, क्योंकि ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस होगा तो हमेशा डायरेक्ट ही कंसिडर किया जाता है।
तो ये भी फैक्ट्री से रिलेटेड है, ये भी डायरेक्ट है। इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल में जाएगा। गुडविल असेट होता है, रेंट पीएल में जाएगा। डेटर्स असेट होते हैं। स्टेबल एक्सपेंसेस ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और देख लेते हैं क्या आइटम्स हमें दिए हैं। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में। हॉर्सेज एंड कार्ट ये असेट है हमारा। हॉर्सेज हैं इसीलिए यहाँ पे स्टेबल एक्सपेंस लिखा है। स्टेबल का यहाँ पे मतलब स्टेबिलिटी से नहीं है। स्टेबल मीन्स अ प्लेस वेयर हॉर्सेज आर केप्ट, तो वो स्टेबल होता है। तो हॉर्सेज असेट है हमारे। परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग के क्रेडिट में, सेल्स से माइनस करते हैं इसको। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एडवर्टाइजिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैंक बैलेंस एंड कैश असेट साइड। ये तो हमको एक्सपेंसेस और असेट्स मिल गए। तो डेबिट साइड में आपको एक्सपेंसेस और असेट्स मिलेंगे। क्रेडिट में देख लेते हैं अब। कैपिटल लाइबिलिटी में लिखेंगे हम क्रेडिटर बैंक लोन लाइबिलिटी। परचेज रिटर्न माइनस फ्रॉम परचेजेज। सेल्स क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स तो ये तो ओल्ड प्रोविजन है, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में बैड डेट्स में से माइनस कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखी हैं ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस चैप्टर में भी और करंट चैप्टर में भी। और इनको इसी तरह से आप ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। तो ये देखिए ट्रेडिंग अकाउंट बना हुआ है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, मैन्युफैक्चरिंग वाले एक्सपेंस देखिए दोनों यहीं पे हैं। फ्रेट परचेज पे भी था, सेल्स पे भी था। परचेज वाला यहाँ आ गया, सेल्स वाला पीएल में जाएगा। फ्यूल देखिए यहाँ आ गया, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ आ गई। उसके बाद सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है, पता है आपको, क्योंकि ये बाहर दिया होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक देखिए बाहर दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट में क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, तो इसको हम ट्रेडिंग में भी लिखते हैं और बैलेंस शीट में भी लिखते हैं। ये देखिए बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक हमारा लिखा है 29638, तो क्लोजिंग स्टॉक तो दो जगह जाएगा वैसे भी। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी देखिए जो भी आइटम्स हमने डिस्कस किए थे सब लिखे हुए हैं। कुछ एडजस्टमेंट्स किए गए हैं वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे ही। तो अब हम लोग सीधे एडजस्टमेंट्स पे आते हैं, क्योंकि वही इस चैप्टर में अलग है, कुछ वही स्पेशल चीज़ है। तो पहला एडजस्टमेंट काफ़ी सिंपल है, क्लोजिंग स्टॉक दो जगह लिखा जाएगा। डेप्रीसिएशन भी बहुत बार डिस्कस किया जा चुका है। प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, हॉर्सेज एंड कार्ट, इन तीनों पे आपको डेप्रीसिएशन लगाना है। और गुडविल को भी आपको 3000 रुपये से राइट ऑफ करना है। तो ये चारों एक तरह से डेप्रीसिएशन ही है। तो इसको आप कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और उधर असेट्स में से माइनस करेंगे। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट, फर्नीचर, हॉर्सेज, और यहाँ पे गुडविल भी राइट ऑफ कर दी गई। ये भी एक तरह से डेप्रीसिएशन ही है। बस हमने ये चीज़ भी डिस्कस किया है कि जब भी आप किसी इनटैंजिबल असेट को राइट ऑफ करते हो तो उसके लिए डेप्रीसिएशन वर्ड हम यूज़ नहीं करते, उसके लिए हम एमोर्टाइजेशन वर्ड यूज़ करते हैं। इसीलिए गुडविल को डेप्रीसिएशन के अंडर में नहीं लिखा, बिकॉज डेप्रीसिएशन वर्ड टैंजिबल असेट्स के लिए होता है और जो इनटैंजिबल असेट्स होते हैं उनके लिए हम एमोर्टाइजेशन वर्ड यूज़ करते हैं। तो गुडविल एमोर्टाइज की जा रही है। उसके बाद चारों असेट्स में से आप सिमिलर अमाउंट माइनस भी कर देते हैं बैलेंस शीट में। तो ये देखिए फर्नीचर, हॉर्सेज एंड कार्ट, प्लांट एंड मशीन, तीनों में से डेप्रीसिएशन माइनस किया और गुडविल की जो रिड्यूस्ड वैल्यू आएगी वही लिखी जाएगी। गुडविल यहाँ पे देखिए 27,000 लिखी हुई है, और पहले से गुडविल आपको कितनी दी थी ट्रायल बैलेंस में? ट्रायल बैलेंस में देखिए गुडविल लिखी हुई है 30,000 रुपीज़। तो ट्रायल बैलेंस में गुडविल 30 है, 3,000 रुपये राइट ऑफ हो गया, बचा 27। उसके बाद देखते हैं और क्या एडजस्टमेंट्स हैं। पॉइंट नंबर 3, प्रोवाइड 5% फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, 2% फॉर डिस्काउंट, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट 15,000 आर डेफिनेटली गुड। मतलब जो भी डेटर्स हैं हमारे उसमें से 15,000 के डेटर्स तो गुड डेटर्स हैं, तो जो बचे डेटर्स होंगे उसी पे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कैलकुलेट करेंगे। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया है कि 3 तरह के डेटर्स होते हैं, गुड, डाउटफुल एंड बैड। तो बैड डेटर्स तो ऑलरेडी लॉस हो गया हमारा, उसके लिए प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो डाउटफुल डेटर्स हैं उसके लिए आप प्रोविजन बनाते हो। तो डाउटफुल डेटर्स का मतलब हो गया जो गुड भी नहीं है और बैड भी नहीं है। तो
तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 15,000 रुपए के डेटर्स तो डेफिनेटली गुड हैं। तो टोटल डेटर्स पहले हम देख लेते हैं कि टोटल डेटर्स हमारे कितने हैं। टोटल डेटर्स हमारे हैं 93,140। तो इसको तो हमने बैलेंस शीट में लिखा होगा। ये देखिए, बैलेंस शीट में हमने डेटर्स लिखा 93,140। तो इसमें से 15,000 डेटर्स जो हैं वो गुड हैं, तो उसको माइनस करने की जरूरत नहीं है आपको, उसको सिर्फ आप रफ में कैलकुलेट करें कि अगर टोटल डेटर्स हमारे 93,140 हैं तो इसमें से 15,000 रुपए के डेटर्स के लिए किसी भी तरह के प्रोविजन की फिलहाल अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको तो हमको कंसिडर नहीं करना चाहिए प्रोविजन निकालते समय। तो ये आएगा 78,140। ये है हमारे डाउटफुल। इसके लिए आपको 5% का प्रोविजन बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका 5% अगर आप निकालें तो आएगा 3907। तो अगर हम 93,140 पे बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। 78,140 पे हमको बनाना चाहिए, क्योंकि 15,000 के जो डेटर्स हैं वो डेफिनेटली गुड हैं। तो इसको अगर माइनस कर दिया जाए तो आएगा 89,233। तो 89,233 आ गई हमारी जो फिगर, वो आ गई एक तरह से गुड डेटर्स की फाइनली, इंक्लूडिंग ऑल दी अदर गुड डेटर्स ऑल्सो। 15,000 के डेफिनेटली गुड हैं और 3907 के डाउटफुल अगर हम हटा दें तो जो बचे हुए डेटर्स हैं हमारे 89,233, अब ये हमारे आ गए गुड डेटर्स। तो इसके ऊपर हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो क्वेश्चन आपसे कह भी रहा है कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट आप बनाइए। ये देखिए यहां लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 में 5% प्रोविजन हमको बनाना है डाउटफुल डेब्ट्स के लिए और 2% बनाना है डिस्काउंट के लिए। तो जो हमारे डेटर्स आए हैं 89,233, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट करने के बाद जो डेटर्स बचते हैं हमारे वो गुड डेटर्स होते हैं। इसके ऊपर हम 2% का प्रोविजन बनाते हैं 1785। तो 2% प्रोविजन हमने क्रिएट किया 89,233 पे, अमाउंट आएगा 1785। तो दो प्रोविजन हमने क्रिएट कर लिए और इन दोनों प्रोविजंस का ट्रीटमेंट क्या होता है कि इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं और डेटर्स में से माइनस करते हैं। तो डेटर्स में तो माइनस कर दिया, अब इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना चाहिए। तो मैंने पहले भी बताया है कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को तो अलग से लिखा जाता है, इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के साथ मर्ज नहीं करते हम। तो 1785 को तो आप देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में कहीं लिखा गया होगा। ये देखिए 1785। और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का जो ट्रीटमेंट होता है वो तो बैड डेट्स और ओल्ड प्रोविजन के साथ ही होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस में हमको बैड डेट्स दिया है या नहीं दिया है। तो ट्रायल बैलेंस में आपको बैड डेट्स दिया है 1485। इसको हम क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। फिर इसमें हम ऐड करते हैं न्यू प्रोविजन, जो भी हमने न्यू प्रोविजन क्रिएट किया, न्यू प्रोविजन 3000 समथिंग अभी हमने क्रिएट किया है। ये देखिए न्यू प्रोविजन थे 3907। तो 3907 हमारा न्यू प्रोविजन आ गया। तो बैड डेट्स में सबसे पहले क्या ऐड होता है फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स तो क्वेश्चन में दिया भी नहीं है। तो जो भी बैड डेट्स हैं आपके पास, बैड डेट्स हैं 1485। तो ये बैड डेट्स हमको दिए हैं 1485। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखें। फिर इसमें हम फर्दर बैड डेट्स ऐड करें, दिया नहीं है हमको। उसके बाद हम न्यू प्रोविजन ऐड करते हैं 3907। उसके बाद दोनों का हम टोटल कर लेते हैं। तो टोटल अगर हम करें तो टोटल हमारा आ जाएगा 7 और 5 12 हो जाएगा 5392। ये हमारा टोटल आ जाएगा और इसमें से हम माइनस कर देते हैं ओल्ड प्रोविजन। तो 5392 में माइनस करना है हमको ओल्ड प्रोविजन और ओल्ड प्रोविजन है हमारा 6000। तो 5392 में 6000 अगर माइनस किया जाएगा तो ये तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 5392 को आप पीएल के डेबिट साइड में ही लिखा रहने दें और ये जो 6000 का ओल्ड प्रोविजन है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिख दें। या तो ये तरीका है 6000 को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दें, या फिर हम क्या करें पूरे के पूरे कैलकुलेशन को ही हम क्रेडिट साइड में ले आएं और ओल्ड प्रोविजन को सबसे ऊपर लिख के बाकी दोनों को माइनस कर दें। तो अभी तक हमारा कैलकुलेशन क्या था, बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन
माइनस ओल्ड प्रोविजन। लेकिन जब आंसर नेगेटिव आने लगा तो इस पूरे के पूरे कैलकुलेशन को हमने यहां से हटाया और क्रेडिट में ले आए, और क्रेडिट में पूरे कैलकुलेशन को आप रिवर्स कर दीजिए, ओल्ड प्रोविजन को सबसे ऊपर ले जाइए और ये जो प्लस वाले आइटम थे इनको माइनस कर दिया हमने, तो आंसर आ गया 608 क्रेडिट साइड में। तो ये ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में और स्कूल में भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं कुछ, इंश्योरेंस और टैक्सेस ये दोनों प्रीपेड हैं। ये काफ़ी अच्छा एडजस्टमेंट है, ये दोनों एडजस्टमेंट हमको साथ में देखने चाहिए। जो भी एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं उनको आप ट्रेडिंग के डेबिट में या पीएल के डेबिट में लिखते हो। डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट है तो पीएल में। क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी आपका इंश्योरेंस और टैक्स है और रेंट और जनरल एक्सपेंस है, इसको फैक्ट्री और ऑफिस दोनों के बीच में आपको डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि जो 3/5 अमाउंट होगा उसको आप फैक्ट्री में रखेंगे और जो बचा हुआ 2/5 होगा वो ऑफिस का एक्सपेंस कंसिडर किया जाएगा। दैट मीन्स 3/5 अमाउंट को हमको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना चाहिए और 2/5 अमाउंट को हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हमेशा डायरेक्ट होते हैं और ऑफिस के एक्सपेंसेस हमेशा इनडायरेक्ट होते हैं। तो रेंट को, जनरल एक्सपेंस को और इंश्योरेंस एंड टैक्सेस को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये ट्रेडिंग में भी जाएंगे, ये देखिए यहाँ लिखे हुए हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में इंश्योरेंस भी लिखा है, रेंट भी लिखा है, जनरल एक्सपेंस भी लिखा है। जनरल एक्सपेंस हमको 8,000 दिए थे टोटल, जिसका 3/5 निकाल के आपने यहाँ लिख दिया। रेंट आपको 2,400 दिया था, जिसका 3/5 निकाल के हमने यहाँ लिख दिया। और जो बचा हुआ 2/5 है वो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा होगा। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट का 2/5 यहाँ लिखा है, जनरल एक्सपेंस का 2/5 यहाँ लिखा है। तो 3/5 हमने ट्रेडिंग में लिख दिया ऊपर और 2/5 हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया। उसके बाद इंश्योरेंस एंड टैक्सेस का ट्रीटमेंट एक बार देख लेते हैं। इंश्योरेंस एंड टैक्सेस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 30,000 रुपीज। ये देखिए 30,000, जिसमें से कुछ अमाउंट प्रीपेड है 300 और 190, टोटल 490 रुपीज प्रीपेड है। तो 30,000 में 490 पहले आप हटा दें। उसके बाद जो अमाउंट हमारा बच रहा है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लें। जो पार्ट हमारा इसका फैक्ट्री का है वो हमारा ट्रेडिंग में चला जाएगा और जो ऑफिस का है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। तो इंश्योरेंस एंड टैक्सेस हमको दिया था, एक मिनट, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस आई थिंक 30,000 नहीं है, 4175 है। इंश्योरेंस एंड टैक्सेस 4175 है, 30,000 वॉज गुडविल, 30,000 वो गुडविल था। तो 4175 में हमने 490 पहले हटा दिया जो प्रीपेड पार्ट है। प्रीपेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो करेंट ईयर का तो होता ही नहीं है एक्सपेंस, वो तो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है। तो 4175 में से 490 आपको हटा देना है। उसके बाद जो बचेगा उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 4175 में से पहले हमने माइनस कर दिया प्रीपेड वाला, तो बचा 3685। तो 3685 के अब हमको दो पार्ट करने हैं, 3685 का 3/5 और 2/5। तो 3/5 जो आएगा वो ट्रेडिंग में और जो 2/5 आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए लिखा होगा। ये देखिए 2/5, 3685 का 2/5। और जो प्रीपेड पार्ट है वो तो बैलेंस शीट में चला जाएगा। बैलेंस शीट में हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं असेट साइड में। तो देखिए लिखा हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट हमने किया है। तो पॉइंट नंबर हमारा 5 और 6 भी हो गया, सॉरी 4 एंड 5, पॉइंट नंबर 4 एंड 5 भी हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में लिखा है एडवर्टाइजिंग इज टू बी रिटन ऑफ ओवर 3 ईयर्स। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग का जो भी अमाउंट आपको दिया गया है क्वेश्चन में ये 3 ईयर्स का एक्सपेंस है, ये 1 ईयर का एक्सपेंस नहीं है। तो 4,500 रुपीज जो एक्सपेंस हमने दिया है इस साल ये 3 साल का एक्सपेंस है, ये करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है। तो इसको 3 ईयर्स तक हमको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। तो 4,500 का 1/3 हमने निकाला तो वो हो गया 1,500 रुपीज। तो दैट मीन्स 4,500 को पहले आप 3 से डिवाइड करें, 1,500 आएगा। तो ये हमारा करेंट ईयर का एक्सपेंस है, इसको तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिख दिया। और जो बचा हुआ 3,000 है वो एज एन असेट हम बैलेंस शीट में लिख देंगे। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस है ये भी। तो
जो बचा हुआ 3000 है उसको आप बैलेंस शीट में असेट साइड लिखोगे और इसको हम लोग कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको हमने ऑलरेडी थ्योरी चैप्टर में डिस्कस भी किया है, कैपिटल एंड रेवेन्यू चैप्टर में मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। तो एडवर्टाइजिंग का जो एक्सपेंस है वो 3 ईयर्स का है, तो जो करंट ईयर का जितना है उतना तो आप पीएल अकाउंट में लिख दें और जो अनएक्सपायर्ड है उसको हमने बैलेंस शीट में लिख दिया असेट साइड। तो इतने सारे एडजस्टमेंट्स को करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अब हमको कैलकुलेट करना है मैनेजर का कमीशन 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर का मतलब 10/110 करना होगा हमको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाया, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद टोटल्स कर दिए, ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट को हमने नीचे उतारा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा स्टार्ट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आता है, कैसे आएगा, क्रेडिट साइड आप ऐड करेंगे और डेबिट के सारे अमाउंट्स को माइनस कर लेंगे, तो जो भी आंसर आता है वो नेट प्रॉफिट हो जाता है, इसी को हम नेट प्रॉफिट बोल देते हैं। लेकिन अभी हमको मैनेजर की कमीशन निकालनी है, तो इसको अभी आप नेट प्रॉफिट नहीं कह सकते, इसको आप जस्ट एज अ बैलेंस कह सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि पहले आप बैलेंस यहाँ लिखें फिर टोटल करें फिर बैलेंस को नीचे उतारें तब कमीशन निकालें। आप यहाँ पे बैलेंस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्टली एक रफ में कहीं लिख सकते हैं। तो हमने इसको रफ में फॉर एग्जांपल लिख लिया, 57805 आ रहा है, इसको हमने रफ में लिख लिया 57805। ये बैलेंस है हमारा, करंट बैलेंस है इस समय। इसके ऊपर हमको 10% कमीशन देना है, तो आपने लिखा 10/110 टू मैनेजर्स कमीशन 57805 का 10/110, तो आंसर आया 5255। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसे कंपल्शन नहीं है कि आप पहले बैलेंस को नीचे उतारें फिर उसका कैलकुलेशन करें, तो ये सब करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भी हट जाएगा। तो डायरेक्टली आपने क्रेडिट साइड को ऐड करके डेबिट के सारे अमाउंट्स को माइनस किया, तो आंसर आया 57805। इसका 10/110 आपने निकाल लिया, वो हो गया टू मैनेजर कमीशन। और उसके बाद 5255 को और आप माइनस कर दीजिए इसमें से, क्योंकि 57805 में अभी इतना तो कमीशन दे देंगे आप, तो अब जो बचेगा 52550 ये होगा हमारा नेट प्रॉफिट फाइनली। तो इस तरह से आपको मैनेजर की कमीशन निकालनी है। और इतना समझ ही गए होंगे सभी स्टूडेंट्स की अगर हमने ऊपर कोई भी मिस्टेक की होगी तो ये 57805 सही से नहीं आएगा, यहाँ पे कोई और अमाउंट आ जाएगा। कोई भी अमाउंट अगर आएगा उसका आप 10/110 निकालेंगे तो 5255 तो नहीं आएगा। तो यानी आप कैलकुलेशन अगर सही भी कर रहे हैं 10/110 करके ही आप कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन तब भी आपका यह आंसर गलत होगा। तो मैनेजर कमीशन तभी सही आएगी जब बाकी सब कुछ आपने सही कर रखा होगा ऊपर। अगर ऊपर कोई भी मिस्टेक हुआ तो मैनेजर कमीशन का अमाउंट वैसे भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से मैनेजर कमीशन आपको निकालनी है। सब कुछ करने के बाद बैलेंस निकालिए, जो भी बैलेंस आया उसका 10/110 करना है या जो भी करना है, वो तो क्वेश्चन में डिफरेंट होगा परसेंटेज, 5% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि अगर बिफोर लिखा हुआ है तो 10/100, आफ्टर लिखा है तो 10/110, अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसको आप बिफोर ही कंसिडर करते हो, आफ्टर तभी आप कंसिडर करेंगे जब क्वेश्चन में लिखा होगा। तो इस तरह से आपने मैनेजर कमीशन निकाला और जो बचा हुआ अमाउंट है वो नेट प्रॉफिट है हमारा। अब मैनेजर कमीशन भी 2 जगह जाएगा और नेट प्रॉफिट भी 2 जगह, क्योंकि मैनेजर कमीशन भी एक एडजस्टमेंट है। तो मैनेजर कमीशन पहली बार कहाँ लिखा आपने, पीएल के डेबिट में, और दूसरा कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड में। नेट प्रॉफिट भी पहली बार लिखा हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और दूसरी बार कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी में, कैपिटल में ऐड कर देते हैं। देखिए इसका एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में मैनेजर कमीशन भी लिखी है और कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड भी कर दिया गया। तो सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो हमारा बैलेंस आएगा, ये देखिए, सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट कर लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे उतारते हैं 86010, उसके बाद क्रेडिट के आपने अमाउंट्स को ऐड किया, डेबिट के सारे अमाउंट्स को माइनस किया, तो जो भी बैलेंस आया उसको आपने रफ में कहीं नोट डाउन कर लिया 57805। ये सब लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अननेसेसरी, ये सब हटा देंगे आप।
ये सब यहाँ से हट जाएगा। इसको आपने रफ में नोट डाउन कर लिया, इसका 10/110 निकाला और उसको आपने मैनेजर को दे दिया 5255, और उसके बाद 5255 को आपने और माइनस कर दिया इसमें से। अब जो बचा 52550, ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। तो इस तरह से होता है मैनेजर कमीशन का ट्रीटमेंट, और कुछ नहीं है मैनेजर कमीशन में। या तो बिफोर चार्जिंग लिखा है तो 10/100, आफ्टर लिखा है तो 10/110, कुछ नहीं लिखा तो उसको आप बिफोर ही कंसिडर कीजिए। और उसके बाद इसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिखना नहीं भूलेंगे, वहाँ पे ज़रूर लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग कमीशन है, अभी दिया नहीं है मैनेजर को हमने, अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया है, देंगे तो उसको हम नेक्स्ट ईयर ही दे पाएंगे अब, क्योंकि 31 मार्च को ही तो आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो आज आपको पता चला कि इतना कमीशन देना है, तो अब ये नेक्स्ट ईयर ही पे होगा, तो इट इज़ आउटस्टैंडिंग। और जो प्रॉफिट आता है उसको आप कैपिटल में ऐड कर दें। तो बैलेंस शीट के टोटल्स आपके दोनों तरफ मैच करने चाहिए अपने आप, बैलेंस शीट में कोई बैलेंस नहीं आता, दोनों साइड टोटल्स आपके बिल्कुल सेम होने चाहिए, मैच करने चाहिए। तो सभी एडजस्टमेंट्स को 2 जगह लिखना नहीं भूलेंगे, और मैनेजर कमीशन का कैलकुलेशन तभी सही आएगा आपका जब आपने सारे एडजस्टमेंट को ठीक से कर रखा होगा। तो आई होप ये इलस्ट्रेशन अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, इसको मैं शेयर भी करूँगा, अभी ग्रुप पे भी शेयर कर दूँगा, तो सभी स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। और डीके गोयल बुक से कुछ अच्छे इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस मैं शेयर करूँगा, जिसको आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर करें एज अ प्रैक्टिस। इस चैप्टर की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको एडजस्टमेंट्स अच्छे से आ जाएंगे। तो कोई भी इलस्ट्रेशन को ओवरलुक ना करें जो भी सेंड किया जा रहा है, और जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं भेज रहा हूँ उसको ज़रूर आप प्रैक्टिस करें, और उसमें अगर कोई डाउट आता है तो उसको ज़रूर से पूछ लें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।